नमस्कार साथियों, अनमोल ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर वैश्वीकरण का ब्लूप्रिंट के आधार पर एक एक क्वेश्चन को यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपके 5 नंबर पूरे के पूरे पक्के होने वाले हैं। तो ठीक है, बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन देख भी लेते हैं कि इस चैप्टर से आपने जो कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर से आपके किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए इस जो चैप्टर है आपका वैश्वीकरण जो चैप्टर है, ठीक है, वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका सबसे पहला एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी आपको एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 2025 में। दूसरा है आपको इस चैप्टर से एक अति महत्वपूर्ण है ना, एक अति लघु उत्तरात्मक, ठीक है, एक अति लघु उत्तरात्मक आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी चैप्टर से वैश्वीकरण से आपको एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन भी आपको इस चैप्टर से आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाला है। तो ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन पर अपन इस वीडियो में बात करेंगे जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। तो ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका, आप जो है इन क्वेश्चनों के जवाब देने की भी कोशिश करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है। यानी वैश्वीकरण के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है उसकी आपको क्या है पुष्टि करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक परिघटना है। ठीक है, दूसरा है वैश्वीकरण की जो शुरुआत है वो 1991 में हुई थी। और यहाँ पर तीसरा है वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण एक तरह से समान है, एक जैसे हैं। और यहाँ पर लास्ट है वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो सही यहाँ पर वाक्य दिया गया है। तो देखिए आपको जो पहला है वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, यानी वैश्वीकरण एक आर्थिक परिघटना थोड़ी ना है। वैश्वीकरण आपका एक तरह से राजनीतिक और सांस्कृतिक परिघटना भी है। ठीक है, इसके अलावा वैश्वीकरण की जो शुरुआत है वो 1991 में तो सिर्फ भारत में ही हुई थी। वैश्वीकरण की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। ठीक है, वैश्वीकरण और पश्चिमी जो करण है वो समान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घ, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर आपसे पूछता है बाय द वे रिक्त स्थान में कि वैश्वीकरण खाली जगह परिघटना है तो यहाँ पर बहुआयामी आएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है। यानी जो कौन है जो वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है। तो देखिए वैश्वीकरण का विरोध कौन नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन नंबर यानी बी दे रखा है यानी वामपंथ। ठीक है, यानी वामपंथी भी हो सकता है यहाँ पर। और ग दे रखा है इंटरनेशनल फोरम। और यहाँ पर डी दे रखा है आपका बहुराष्ट्रीय निगम। तो देखिए वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है। तो देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि वैश्वीकरण का विरोध करता है तो कौन करता है वैश्वीकरण का विरोध, यहाँ पर वर्ल्ड सोशल फोरम जो है संगठन वो किसका वैश्वीकरण का विरोध करता है। और यहाँ पर पूछा गया है नहीं करता है ना, वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो बहुराष्ट्रीय निगम है वो किसका विरोध नहीं करता है, यानी वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वैश्वीकरण का अर्थ है। तो यहाँ पर वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण है। ठीक है, बी दे रखा है वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण है ना, जो वित्तीय बाजार होते हैं ना उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण है, उनको मिला देना है। और आपका ग है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महत्व को वृद्धि यानी महत्व में वृद्धि करना है। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी दे रखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा देखिए कैसे, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या है, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है, यानी ये तो सही है, वैश्वीकरण जोड़ रहा है ना एक दूसरे को, संस्कृति को जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण है ना, वित्तीय बाजारों को भी आपस में जोड़ रहा है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो एक देश से दूसरे देश में जा रही हैं, जिससे उनका क्या है महत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वैश्वीकरण में सांस्कृतिक समरूपता
वैश्वीकरण में सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर किस संस्कृति को थोपा जा रहा है, यानी जो वैश्वीकरण है, सांस्कृतिक समरूपता है, उसका प्रभाव जो है उसमें किस संस्कृति को थोपा जा रहा है, कौन सी ऐसी संस्कृति है जिसको दूसरे देशों में जबरन लादा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दे रखा है भारतीय संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भारतीय यानी पारंपरिक संस्कृति, और ऑप्शन नंबर ग यानी सी ऑप्शन दे रखा है यूरोपीय संस्कृति, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यानी चीनी संस्कृति। तो देखिए यहाँ पर ग की जगह पर यूरोपीय संस्कृति ना होकर एक तरह से पश्चिमी संस्कृति भी हो सकता है, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति भी हो सकता है और यूरोपीय संस्कृति भी यानी यूरोपीय संस्कृति भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो यूरोपीय संस्कृति है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसको सांस्कृतिक जो समरूपता है उसके नाम पर एक दूसरे देश पर क्या है, थोपा जा रहा है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो कब अपनाया गया था, यानी भारत में जो नई आर्थिक नीति है उसको कब अपनाया गया था, ये पूछा गया है। तो देखिए भारत में नई आर्थिक नीति देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 2011 और ऑप्शन नंबर डी आपका 1996 है। तो देखिए यहाँ भारत की जो नई आर्थिक नीति है उसको कब अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में आपका जो नई आर्थिक नीति है उनको अपनाया गया था, जिससे कि अपन क्या है, अपन आज भी अपना कर विकास कर रहे हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है, यानी जो मैकडोनाल्डीकरण है वो वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है। तो देखिए मैकडोनाल्डीकरण जो है वो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक प्रभाव का संकेत देता है, ऑप्शन नंबर बी वैधानिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी यानी आर्थिक प्रभाव। तो देखिए इस चैप्टर से अपन क्या है, एमसीक्यू आने वाला है एक एग्जाम में, इसके लिए अपन एक एक क्वेश्चन को बड़ी गहराई में समझना है, जिससे कि अपने जो है एक भी नंबर एग्जाम में ना कटे। तो देखिए मैकडोनाल्डीकरण जो है उसकी बात सांस्कृतिक जो प्रभाव है उसके अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो यहाँ पर बोला गया है CNN, देखिए CNN और N, CNN, ठीक है बच्चों, CNN कहाँ का टेलीविजन समाचार चैनल है। तो यहाँ पर ये बताना है कि CNN जो है वो कहाँ का टेलीविजन समाचार चैनल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भारत का, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है USA का, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन का और ऑप्शन डी आपका दे रखा है USSR का, USSR का। देखिए USSR को अपन सोवियत संघ भी कह सकते हैं, ठीक है, अपन सोवियत संघ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि CNN चैनल है वो किस देश का एक तरह से समाचार चैनल है। तो देखिए USSR जो है एक तरह से ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये आपको ये एक तरह से आपके दिमाग को घुमाने के लिए आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब्रिटेन भी नहीं होगा, भारत भी नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी USA का ये टेलीविजन चैनल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है वैश्वीकरण में आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं का जो प्रमुख निर्धारक है वो है, यानी वैश्वीकरण जो है उसमें आर्थिक पॉलिसी है, जो सामाजिक जो प्राथमिकता है वो किसको देनी है, इसका निर्धारण कौन करता है निर्धारण, तो इसका निर्धारण करता है बाजार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको स्टार लगा लेने हैं, ठीक है, स्टार लगा लेने हैं। यानी देखिए आपका क्वेश्चन है नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच है, इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वर्ल्ड पॉलिटिकल फोरम और आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वर्ल्ड साइंस फोरम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसके चांस ज़्यादा हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक जो है
वो कहाँ, एक तरह से 2001 में। देखिए वर्ल्ड जो सोशल फोरम है उसकी पहली बैठक 2001 में पोर्ट अलगेरे में हुई थी। जो पोर्ट अलगेरे है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विंडसरशायर में आपका, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ब्राजील में। तो जो पोर्ट अलगेरे है जिसमें वर्ल्ड सोशल फोरम की जो बैठक है वो हुई थी 2001 में, पहली बैठक हुई थी, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, वो है ब्राजील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ब्राजील में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में एक और बात जान लेते हैं यहीं से, यानी जो वर्ल्ड सोशल फोरम है इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, पोर्ट अलगेरे में हुई थी 2001 में, ठीक है, और कहाँ पर हुई थी, ब्राजील में हुई थी। लेकिन इसकी चौथी बैठक कब हुई थी, इसकी चौथी बैठक हुई थी 2004 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, वैश्वीकरण के निम्न में कौन से प्रभाव का विरोध दक्षिणपंथी खेमे के द्वारा किया जा रहा है। यानी जो वैश्वीकरण है उसका जो विरोध है, ठीक है, वैश्वीकरण का विरोध दक्षिणपंथी यानी किस आधार पर कर रहे हैं, ठीक है, ये बताना है कौन कौन से आधार पर कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आर्थिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका राजनीतिक प्रभाव, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सांस्कृतिक, और ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है आर्थिक और राजनीतिक दोनों। देखिए जो दक्षिणपंथी हैं वो क्या है, वो एक तरह से आर्थिक यानी आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रभावों को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 1991 से पूर्व की संरक्षणवाद की जो नीति है उसका परिणाम हुआ। यानी भारत ने क्या है, देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसको आपको अच्छे से समझना है। यानी भारत में जो 1991 से पूर्व है ना, 1991 से पूर्व की जो संरक्षणवाद की जो नीति है उसका परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ, तो देखिए संरक्षणवाद की नीति को पर एक बार समझते हैं। तो देखिए संरक्षणवाद की नीति क्या आती, यहाँ पर देखते हैं संरक्षणवाद की जो नीति है, ठीक है, संरक्षणवाद की जो नीति है उसको समझते हैं। तो देखिए अपना जो भारत है वो आज़ाद कब हुआ था, 1947 में अपन भारत जो है वो आज़ाद हो गया था। उसी समय जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज क्या करते थे, इससे पहले 1947 से पहले भारत से क्या है कच्चा माल अपने देश ले जाते थे। वहाँ से कच्चा माल अपने देश से, भारत से कच्चा माल कहाँ पर ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे, और वहाँ पर उसे शोधित करके, है ना, यानी एक तरह से विनिर्माण करके उसी माल को भारत में बेचने के लिए, क्या है, भारत में बेचने के लिए ले आते थे। इसका यानी 1947 में भारत को क्या है अनुभव हो गया था, और भारत ने क्या अपनाया था, संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी। यानी क्या किया था भारत ने, यानी भारत ने ये कहा था कि ना तो अपन अपना जो माल है, ना तो जो अपना माल है अपन ब्रिटेन भेजेंगे, ठीक है, ना तो अपन अपना माल ब्रिटेन यानी अपने देश से कहीं पर भी बाहर भेजेंगे, और अपना जो माल है कच्चा माल है उसको अपन अपने देश में जो उद्योग हैं उन्हीं में बनाएंगे, ठीक है, उन्हीं में बनाएंगे। इसे ही क्या है संरक्षणवाद की नीति कहा गया था, ठीक है, और ना ही अपन क्या है विदेशों से अपने देश में आयात करेंगे किसी भी बने हुए माल का, ठीक है, विनिर्माण माल का। तो इसे ही क्या कहा गया था, संरक्षणवाद की नीति कहा गया था। और संरक्षणवाद की नीति कब से कब तक चली थी, संरक्षणवाद की नीति 1947 से, एक तरह से यहाँ पर 1947 से 1991 तक, 1947 से 1991 तक आपको संरक्षणवाद की नीति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रफ फॉर्म में समझाया। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सरल लगेगा। भारत में 1991 से पूर्व की जो संरक्षणवाद की नीति है उसका क्या परिणाम हुआ था। यानी भारत ने 1991 से पूर्व की जो संरक्षणवाद की जो नीति अपना रखी थी उसके परिणाम क्या हुए थे। तो देखिए यहाँ पर परिणाम बताने हैं। आर्थिक वृद्धि जो है वो दर, आर्थिक वृद्धि दर जो है वो बहुत धीमी रह गई थी, ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया था, आवास और जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपेक्षित रही थी। तो देखिए 1947 से जो अपन ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी उससे क्या हो गया था, एक तरह से आर्थिक वृद्धि जो है दर है वो भी क्या हो चुकी थी, बहुत धीमी हो चुकी थी, उस पर भी क्या है ध्यान नहीं दिया गया था। और जो स्वास्थ्य जो है उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। और आपका सी है आवास और प्राथमिक शिक्षा है, यानी प्राथमिक यानी बेसिक जो शिक्षा है वो भी नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके अगले क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है टेलीफोन, टेलीविजन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने निम्न में से किस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यानी जो टेलीफोन है, टेलीविजन है और माइक्रोचिप है उसके जो नवीनतम क्या हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, इन्होंने किस क्षेत्र में जो है क्रांति ला दी है। तो देखिए परिवहन क्षेत्र में,
संचार की यानी परिवहन की, संचार की, तकनीकी की और प्रौद्योगिकी की। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संचार के क्षेत्र में क्या है, क्रांति ला दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है, यानी निम्न में से जो आपको दे रखे हैं इनमें से वैश्वीकरण का एक नकारात्मक यानी नेगेटिव, जो नेगेटिव प्रभाव है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूएसए आपका है, उसमें बनी बॉर्बी डॉल का भारत में क्रेज है, बहुत ज़्यादा क्या है, क्रेज है भारत में। यानी जो अमेरिका में क्या बन रही है, बनी बॉर्बी डॉल की जो एक तरह से गुड़िया है यानी खिलौना है वो बन रहा है, और भारत में उसका क्या है, बहुत ज़्यादा क्रेज है। अगला है, भारतीय जो सूचना टेक्नोलॉजी है केंद्र में नौकरियां करना है, ठीक है, भारतीय जो सूचना टेक्नोलॉजी केंद्र में नौकरियां करना है। अगला है, खुदरा दुकानदारों में बहुमूल्य यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यय है। और आपका ऑप्शन नंबर डी है, युवा वर्ग में पश्चिमी परिधानों के प्रति बढ़ती रुचि है। तो देखिए वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बताना है, तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव ये थोड़ी है, ये भी नहीं है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, ये भी नहीं है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव। और युवा वर्गों में बढ़ते पश्चिमी परिधानों की एक तरह से प्रति जो बढ़ती रुचि है वो भी एक तरह से आपका कहीं तक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खुदरा जो दुकानदार है, एक तरह से जो छोटे दुकानदार हैं उनको जो आपकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनका क्या है, भय लगा रहता है ना, भय रहता है। तो ये आपका नेगेटिव प्रभाव है। अब बात करते हैं अपन, देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखिए अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देके इन जो क्वेश्चन है इनमें से ही आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसी चैप्टर से जो एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आने वाला है उसको भी देखते हैं साथ में ही। तो देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, वैश्वीकरण की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट कीजिए, यानी जो वैश्वीकरण की अवधारणा है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण आपको इस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। तो वैश्वीकरण की अवधारणा यानी वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सामाजिक संबंधों को क्या है, बढ़ाना। यानी वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ है जो दुनिया के देश हैं, दुनिया के जो देशों हैं है ना, दुनिया के जो देश हैं उनके बीच आर्थिक, पैसे का, सांस्कृतिक एक तरह से संस्कृति का, राजनीति का और सामाजिक संबंधों का क्या है, एक तरह से बढ़ाना है, एक दूसरे के प्रति प्रवाह करना है, आदान प्रदान करना है। इसके तहत व्यापार, तकनीकी विकास, संचार, विचारों का आदान प्रदान होता है। देखिए मैंने आपको बताया इसके तहत क्या होता है, वैश्वीकरण के तहत क्या होता है, व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तकनीकी का विकास होता है, ठीक है, संचार और जो विचार हैं वो एक देश से दूसरे देश में क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, जिससे दुनिया एक ग्लोबल विलेज, देखिए वैश्विक गांव बन जाती है, एक तरह से एक ही गांव बन जाती है दुनिया वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप। तो ये आपका आंसर था, इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत है मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन दे रखा है, यहीं से आपका क्वेश्चन एक तरह से देखने को मिलेगा एग्जाम में, इस पर आपको 3 स्टार लगा लेने हैं। तो वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, विश्व सामाजिक मंच यानी वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम विश्व सामाजिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बना हुआ संगठन है, ठीक है। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम का मकसद क्या है, यानी आपसे ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड सोशल फोरम का उद्देश्य लिखिए, तो आपको यहाँ पर उद्देश्य क्या लिखना है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम का मकसद वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठाना है, वैश्वीकरण के खिलाफ क्या है, आवाज उठाना है, यानी वैश्वीकरण का विरोध करता है और एक वैकल्पिक भविष्य बनाने के लिए कदम उठाना है, यानी एक वैकल्पिक जो भविष्य है वो बनाता है। WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम को विश्व नागरिक समाज का एक दृश्य अवतार माना जाता है, ये आपको लिखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, नई प्रौद्योगिकी ने जो राज्य की ताकत है ना, उसको किस प्रकार से प्रभावित किया है, यानी जो नई प्रौद्योगिकी आई है, नई प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है उसने राज्य की जो ताकत है, राज्य की जो शक्तियां हैं उसको किस प्रकार प्रभावित किया है। राज्य का मतलब यहाँ पर है देश, देश की जो शक्तियां हैं है ना, देश, राज्य का मतलब है देश, देश की जो शक्तियां उसको किस प्रकार प्रभावित किया है। तो देखिए नई प्रौद्योगिकी ने जो राज्य की ताकत है उसको 2 तरह से प्रभावित किया है, इस तरह से आपको लिखना है, नई प्रौद्योगिकी है उसने राज्य की जो ताकत है उनको 2 तरह से प्रभावित किया है। पहला, प्रौद्योगिकी ने राज्य को वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद की है, ठीक है। और आपका यानी जो
आपकी प्रौद्योगिकी है उसने अपने राज्य की जो वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद की है। उदाहरण के लिए इंटरनेट संचार तकनीकों के माध्यम से राज्य अपनी एक तरह से नीतियों को तेजी से लागू कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको अपने दिमाग से इसका क्वेश्चन देना है और आप इसका क्वेश्चन आप इसका एक आंसर ये भी लिख सकते हो। देखिए कैसे नई प्रौद्योगिकी जो है वो राज्य की ताकत को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो देखिए इसका मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक आंसर लिखवाता हूँ। देखिए जो नई प्रौद्योगिकी है उसने कैसे, यानी नई प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है ना, नई प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है आपका प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है, ठीक है, नई प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है उसके तहत देश जो है, एक तरह से राज्य जो है वो अपने नागरिकों की क्या है, नागरिकों की सूचना एकत्रित करने में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ है। नागरिकों की सूचना एकत्रित करने में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, प्रभावी हुआ है ना, प्रभावी हुआ है। इसके तहत वो क्या है, अपने नागरिकों की क्या है, सूचना एकत्रित कर सकता है। इससे क्या है, उस राज्य की शक्ति है वो बढ़ती है। तो इस तरह से आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं और बहुत सिंपल आंसर है इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका, आर्थिक वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। है ना, आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आर्थिक वैश्वीकरण को परिभाषित करना है। तो देखिए आर्थिक वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच व्यापार, निवेश, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों का आपस में जुड़ाव। आपको वैश्वीकरण के बारे में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है जुड़ाव शब्द आपको ध्यान रखना है। एक देश से दूसरे देश के बीच आदान प्रदान ध्यान रखना है। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का आर्थिक वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, आर्थिक का मतलब होता है पैसे, यानी पैसे के रूप में, पैसे के संदर्भ में होता है आर्थिक जो वैश्वीकरण है उसका अर्थ क्या है, दुनिया के जो देश हैं उनके बीच व्यापार का, निवेश यानी आपका राजस्व का, है ना, उत्पादन का, आर्थिक गतिविधियों का क्या है, आपस में जुड़ाव है और सहयोग है। इसमें आर्थिक सीमाओं का हटना, यानी जो आर्थिक सीमा है उसका हटना और वैश्विक बाजार का निर्माण भी शामिल होता है। इस तरह से आपको इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण किस प्रकार सांस्कृतिक जो समरूपता है उसको लेकर आता है। वैश्वीकरण जो है वो किस प्रकार सांस्कृतिक समरूपता है, यानी जो आपका विश्व है उसमें एक तरह से सभी देशों में एक जैसी समरूपता कैसे लेके आता है, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सरल है, वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता लाता है क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न देशों की जो संस्कृतियां हैं उनका आदान प्रदान होता है। देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी अमेरिका है ना, अमेरिका वो क्या है, वहाँ पर क्या है, जींस जो है, जींस का क्या है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जींस जो है इंडिया में कहाँ से आई है, अमेरिका से आई है, ठीक है। तो सांस्कृतिक समरूपता है वो अमेरिका की जो एक तरह से जींस है वो इंडिया में पहन रहे हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पर पहले क्या पहनते थे, कुर्ता पजामा भी पहनते थे, ठीक है, कुर्ता पजामा भी पहनते थे। और लेकिन अब उस पर क्या है, जींस भी बहुत अच्छी लगती है, नीचे पहनते हैं तो, है ना, तो जींस भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका भी अपने यहाँ के जो पोशाक है ना, कुर्ता पजामा है, वो भी वहाँ पर जींस के रूप में पहन रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका संस्कृतियों का क्या है, आदान प्रदान है, संस्कृतियों का क्या है, आदान प्रदान है। तो आगे देखिए वैश्विक जो मीडिया है, इंटरनेट है, फैशन है, खान पान है, खान पान से लोग क्या है प्रभावित, जो लोग होते हैं वो एक जैसी जीवन शैली, भाषा, आदतें अपनाने लगते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया वही चीज़ है ना, एक देश से दूसरे देश में जब लोग जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे की फैशन अपनाते हैं, एक दूसरे का खान पान अपना लेते हैं, उससे क्या है एक तरह से प्रभावित हो जाते हैं उस जीवन शैली से, उस भाषा को और उन आदतों को क्या है अपनाने लगते हैं, जिससे सांस्कृतिक विभिन्नता जो है वो कम होती है, यानी जो सांस्कृतिक विभिन्नता जो है वो कम हो जाती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी विश्व क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल फोरम। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इससे आप इस क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम जो उसकी पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अलेग्रे में हुई थी। तो इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी, पोर्टो अलेग्रे में हुई थी, 2001 में हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21, भारत और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, यानी भारत में वैश्वीकरण ने व्यापार, उद्योग, संस्कृतियों में क्या है बदलाव लाए हैं और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21, भारत और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। देखिए भारत में वैश्वीकरण ने व्यापार, उद्योग, संस्कृति में बदलाव लाए हैं
तो देखिए इसका मतलब क्या है, यानी 1991 से पहले, यानी भारत में 1991 से ही क्या है वैश्वीकरण अपना गया है। इससे पहले भारत की स्थिति कैसी थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी, दयनीय स्थिति थी। ठीक है, तो 1991 के बाद इसमें क्या बदलाव आए, तो देखिए यानी भारत ने व्यापार को बढ़ाया है, उद्योगों में एक तरह से निवेश को बढ़ाया है, संस्कृति एक तरह से बहुत ज़्यादा क्या है बदलाव आए हैं संस्कृति में, और आर्थिक सुधारों को क्या है बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, संरक्षणवाद की नीति क्या है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया संरक्षणवाद की नीति क्या थी। तो यह नीति देश के उद्योगों को, जो देश के उद्योग है ना, उसको बाहरी प्रतिस्पर्धा, यानी बाहरी प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो विदेश की कंपनियां हैं, ठीक है, जो विदेश की कंपनियां हैं उनसे क्या है संरक्षणवाद की नीति है वो बचाती है, उनके लिए बनाई जाती है। यानी संरक्षणवाद की जो नीति है वो बाहरी जो एक तरह से प्रतिस्पर्धियाँ हैं, है ना, बाहरी जो प्रतिस्पर्धी हैं विदेशी कंपनियां हैं उनसे बचाने के लिए बनाई जाती है। जैसे आयात शुल्क लगाना, यानी आयात शुल्क लगा दिया जाता है जिसके तहत विदेशों का माल जो है भारत में यानी देश में नहीं आ पाता है, उसे ही क्या है संरक्षणवाद की नीति कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, बहुराष्ट्रीय निगमों से क्या आशय है। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, यानी जो बहुराष्ट्रीय निगम है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनसे क्या आशय है। तो देखिए बहुराष्ट्रीय यानी ऐसी कंपनियां जो एक देश यानी एक से अधिक देशों में व्यापार और उत्पादन करती हैं, ऐसी कंपनियां जो एक देश से अधिक देशों में क्या है व्यापार और उत्पादन करती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, समझकर पढ़ना है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है जिसके तहत आप एग्जाम में लिख सकें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, अब देखिए अपन ने अति लघुत्तरात्मक देख लिया यहाँ पर, अब देखने वाले हैं अपन निबंधात्मक क्वेश्चन देखने वाले हैं। और निबंधात्मक क्वेश्चन देखिए आपका 4 या 5 नंबर का आता ही आता है, और इस चैप्टर से तो 100% आने वाला ही है, इसलिए आप जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या रहे हैं, यानी वैश्वीकरण का जो प्रतिरोध है ना, वैश्वीकरण की जो आलोचना रही है उसके प्रति भारत के क्या अनुभव रहे हैं, भारत ने अपनी क्या प्रतिक्रिया की है, वो पूछा गया है। तो देखिए भारत में वैश्वीकरण का अनुभव कई स्तरों पर हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखना है, आर्थिक सुधारों की शुरुआत, यानी आर्थिक जो सुधार हैं, वैश्वीकरण की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1991 में हुई थी। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई क्षेत्रों में प्रतिरोध भी देखने को मिला है। यानी इस प्रक्रिया के दौरान, यानी 1991 में क्या अपना लिया, वैश्वीकरण अपना लिया, इस प्रक्रिया के दौरान कई क्षेत्रों में आलोचना यानी प्रतिरोध भी देखने को मिला है। किसानों ने वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अस्थिर कीमतियों का यानी कीमतों का क्या है विरोध किया है। यानी जो भारत जो है उसने क्या है वैश्वीकरण की क्या बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, हाँ, अनेक कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आ रही हैं, इसके तहत क्या है बढ़ती जो प्रतिस्पर्धा है इसके तहत और स्थिर कीमतों का क्या है विरोध किया है। अगला है क्योंकि वे विदेशी उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा जो है कम करने में सक्षम थे, यानी नहीं थे, यानी जो विदेशी उत्पादन है ना उनके साथ जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उनको सक्षम करने के लिए यानी नहीं थे। तो देखिए अगला है, वहीं छोटे और कुटीर उद्योगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो देखिए छोटे और कुटीर उद्योग हैं, यानी जो विदेशी कंपनियां हैं जो देश में उत्पादन करेगी, यानी बहुत सस्ती दरों पर सामान बेचेगी, तो जो छोटे हैं है ना, छोटे कुटीर उद्योग हैं वो तो क्या हो जाएंगे, समाप्ति हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनका माल तो कोई खरीदेगा ही नहीं। और बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण स्वदेशी उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है, ये भी क्या है इसका लिखना है। और इसी क्वेश्चन को देखिए, संस्कृति के क्षेत्र में वैश्वीकरण का प्रतिरोध देखने को मिला है। तो देखिए अपन ने उद्योगों के क्षेत्र में देख लिया, यानी आर्थिक क्षेत्र में देखा, अब देखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, वो हाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में भी वैश्वीकरण जो उसका प्रतिरोध यानी आलोचना देखने को मिली है। कुछ लोग इसे भारतीय यानी पारंपरिक मूल्यों पर पश्चिमी जो संस्कृति है उसका प्रभाव मानते हैं। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक स्तर पर भी कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ठीक है, 1991 में सुधार यानी लागू होने के समय विभिन्न राजनीतिक समूहों और संगठनों ने इसे भारत की आत्मनिर्भरता पर क्या है खतरा माना था। यानी जब 1991 में यानी वैश्वीकरण को अपनाया जा रहा था तो अनेक राजनीतिक जो समूह थे, अनेक पॉलिटिकल पार्टी थी और अनेक जो संगठन थे, उन्होंने क्या है इसको अपनी आत्मनिर्भरता पर क्या माना था, खतरा माना था। तो देखिए बहुत सरल है, आपको समझकर आंसर लिखना है। अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है भारत और वैश्वीकरण के जो विषय है उस पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो देखिए भारत और वैश्वीकरण यानी भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा है और क्या विषय रहा है, उस पर आपको क्या एक तरह से पूरा विस्तार में बताना है। तो देखिए वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न देशों को आर्थिक
सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप में आपस में जोड़ती है। यानी वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न देश हैं ना, उनको आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से आपस में जोड़ती है ना। भारत में इसका क्या है प्रभाव? 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के साथ शुरू हुआ था। यानी भारत में इसे कब अपनाया गया था? 1991 में अपनाया गया था। इसने भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाया है। हालांकि इस प्रक्रिया ने देश को विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके कारण कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अब बात करते हैं, देखिए अगला इसी क्वेश्चन को देखते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा है। बहुत सिंपल बात है। यानी जो वैश्वीकरण के तहत भारतीय की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा है। यानी इसका सबसे प्रमुख लाभ विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। यानी जो विदेशी निवेश था उसमें वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आई हैं विदेशों की, उसने देश में क्या है रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं। यानी देश के जो लोग हैं वो उन कंपनियों में क्या है काम करने लगे हैं। भारतीय उद्योगों को नई तकनीकों तक पहुंचने में मदद मिली है। यानी भारतीय जो उद्योग हैं ना, उनको नई तकनीकों तक, जो नई तकनीक है उसको पहुंचने तक मदद मिली है। यानी जो विदेश की जो कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी देश में आएंगी तो वो क्या है नई तकनीकी लेके आएंगी। इससे भारत को उन तक पहुंचने में क्या है मदद मिली है। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी में, सेवा क्षेत्र में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। आज भारत वैश्विक आईटी उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को देखिए आगे। संस्कृति के क्षेत्र में वैश्वीकरण का व्यापक प्रभाव हुआ है। जो संस्कृति का क्षेत्र है उसमें भी क्या है व्यापक प्रभाव हुआ है। भारतीय फिल्मों, भोजन, योग, आयुर्वेद जैसी पारंपरिक जो विधाएं हैं उनका वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। यानी वैश्वीकरण के तहत भारत की जो पहचान थी वो वैश्विक स्तर पर क्या है फैली हुई है। इसके साथ ही वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को उदार दृष्टिकोण अपनाने में सहायता की है। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। छोटे और कुटीर उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सामने, यानी वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा के सामने कमजोर पड़ गए हैं। देखिए अब अभी आपने क्या देखा था यहाँ से, पहले जो दे रखा था वो क्या था, इसके सकारात्मक प्रभाव थे। अब देखिए यहाँ पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। जैसे कि जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में आगमन के कारण क्या है एक तरह से कमज़ोर हो गए हैं। उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा है। ठीक है, सस्ते विदेशी उत्पादकों के कारण स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। यानी जो सस्ते जो विदेशी उत्पादक हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं सस्ते मूल्यों पर बेच रही हैं सामान को, उनके कारण जो स्थानीय उत्पादक हैं यानी छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनको क्या हुआ है भारी नुकसान हुआ है। किसानों को वैश्विक बाजारों की मांग के अनुसार, जो किसान हैं उनको वैश्विक बाजार की मांग के अनुसार उत्पादित करना पड़ा है। यानी किसान जो है उनको वैश्विक बाजार की जो मांग है उनके अनुसार उत्पादित करना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या है प्रभावित हुई है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आगे। वैश्वीकरण ने भारत को विकास के कई अवसर प्रदान किए हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था, तकनीकी उन्नति, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का माध्यम बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियों का भी समाधान आवश्यक है। यानी चुनौतियां भी सामने आई हुई हैं। भारत को वैश्वीकरण का लाभ उठाने के साथ साथ अपने स्वदेशी उद्योगों, किसानों, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर ही वैश्वीकरण का सकारात्मक पहलुओं का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए बहुत सरल था। आपको सिर्फ अभी तक अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है, एक तरह से वही आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।